सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कोटपुतली डायरी और मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। श्रोताओं, आज के समय में जब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बावजूद कई जटिल रोगों का स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति यानी आयुर्वेद एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। हजारों वर्षों पुरानी यह चिकित्सा प्रणाली न केवल रोग के उपचार पर बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर भी जोर देती है और इसीलिए आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष विमल जी, जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं और साथ ही अतिरिक्त निदेशक रहे हैं विभाग के, अभी रिटायर हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका आकाशवाणी कोटपुतली स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सर, आयुर्वेद क्या है, किस तरह से परिभाषित करें? सर, आयुर्वेद के लिए लिखा है कि ये संपूर्ण जीवन पद्धति है, सिर्फ चिकित्सा नहीं है। हम मानते हैं कि आयुर्वेद का पहला कार्य होता है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम च आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर यानी बीमार के इलाज करना हमारा दूसरा काम है, पहला काम है हमारा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो ये आयुर्वेद है, आयु का वेद है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो इसका वर्णन वेदों में भी आया है और ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है दुनिया की। तो जो वेदों में इसका वर्णन आया, इसे कहा है आयुर्वेद, आयु का ज्ञान। जिसे आयु बढ़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं जिसके द्वारा, उसको आयुर्वेद कहते हैं। बिल्कुल, हमारी आयु की रक्षा करती है, हमारे जीवन की सुरक्षा करता है हमारा आयुर्वेद। लेकिन आज का जो दौर है वो आर्थिक युग है और साथ ही कंपटीशन का युग है। ऐसे में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आप कहाँ देखते हैं? सर देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जीवन यापन हो नहीं रहा है। आयुर्वेद में खाने के सिद्धांत, पानी पीने के सिद्धांत, हर चीज़ का सिद्धांत दिया हुआ है कि कैसे खाना खाएं, कैसे पानी पिएं, कितना पानी पिएं, कितना खाना खाएं और कब खाएं और कैसे जीवनचर्या रहे, इस सब का वर्णन किया गया है। लेकिन हम उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। कुछ हमारी परिस्थितियां हैं, कुछ हमारा लालच है, कुछ हमारा मन पे कंट्रोल नहीं है। तो इस सब के द्वारा हम बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब आत्मनियंत्रण होगा, हम जीवन पद्धति जो शास्त्रों में दी है उसके अनुसार जीवन यापन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ दवाइयों के भरोसे जीवन यापन नहीं हो सकता। दवाइयाँ, हमेशा याद रखो, दवाइयाँ स्वास्थ्य नहीं दे सकती। दवाइयाँ सिर्फ आपके रोग का उपचार कर सकती हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, दवाइयों के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए जीवन पद्धति को सुधारना पड़ेगा आप। यानी इलाज और निदान, उपचार, दोनों में फर्क है सर? बिल्कुल, दोनों में फर्क है। तो जैसा कि हम अपने स्कूली शिक्षा के दौरान हमने पढ़ा है, आयुर्वेद सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता बल्कि उसे जड़ से खत्म करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर भी काम करता है। और इसे हमने कोरोना काल में भी इसे देखा है, महसूस किया है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम आयुर्वेद को अपनाएं और जो इसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो भी आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें? देखिए, आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ जो दवाई बनती है, जैसे आयुर्वेद में और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में क्या फ़र्क है? दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ उसके सार तत्व को निकालना चाहती हैं। सार तत्व का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट निकालती हैं। जैसे आंवला है, उसमें से विटामिन सी निकाल लिया। अब विटामिन सी निकाल लिया, उसका काम अलग तरह का है। लेकिन होल रूप से उसका चूर्ण लिया, पूरा आंवला का चूर्ण लिया, तो उसमें उसकी एंटीडोट भी होती है। तो इसलिए वो कभी भी रिएक्शन नहीं करता, साइड इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बना है।
लेकिन उसमें से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट अलग निकाल रहे हैं, कोई अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें साइड इफेक्ट या कोई नुकसान कर सकती हैं। इसलिए आयुर्वेद इस पे जोर देता है कि जो चीज़ हमको प्रकृति से मिली है उसका संपूर्ण रूप से हम प्रयोग करें, तो फिर साइड इफेक्ट के कोई चांस नहीं रहते हैं। वो रसायन रूप से काम करती हैं, जीवन को आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल सर, हमारी प्रकृति अपने आप में उपचार है, और चूंकि आयुर्वेद में जो हमें दवा प्राप्त होती है वो प्रकृति से ही प्राप्त होती है। लेकिन क्या आयुर्वेद जटिल और क्रॉनिक बीमारियां जो होती हैं उनका भी इलाज कर सकता है? क्योंकि आज जो इंसान है वो तत्काल इलाज चाहता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। इस समय जो वास्तव में जटिल रोग तब जटिल हो जाते हैं जब उसमें हम जीवन पद्धति को नहीं जोड़ते। हम सिर्फ दवाइयों से स्वस्थ होना चाहते हैं, और दवाइयों से आज तक कोई स्वस्थ नहीं हुआ है। जब तक हम अपनी जीवन पद्धति को, रहन सहन को, दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकते। और जटिल बीमारियां तभी जटिल होती जाती हैं कि हम उन्हें सिर्फ दवाइयों से सुधारना चाहते हैं। एलोपैथी में कहते हैं कि भोजन अलग है, औषधियाँ अलग हैं, जबकि हम कहते हैं कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, सब चीज़ें पंचभूतों से बनी है और शरीर भी पंचभूतों से बना है। तो वो उलझन खत्म हो जाती है। यानी जो हम भोजन करते हैं, कुछ भी पीते हैं, जूस पीते हैं, वो सब औषधियाँ, हमारी दृष्टि में सब औषधियाँ हैं। तो हम उसका पालन करेंगे। दवाइयाँ क्यों फेल हो जाती हैं? हमें परहेज का पता नहीं। एक चीज़ हम खा रहे हैं, उस रोग को बढ़ा रही है, एक चीज़ हम दवाई ले रहे हैं, उस रोग को घटा रही है, प्लस माइनस बराबर। तो इस प्रकार दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। आयुर्वेद में सब तरह की दवाइयाँ, यद जरा व्याधि नाशनम भैषजम तद रसायनम, रसायन द्रव्य, जब कोई दवाई काम नहीं करती रसायन द्रव्य देते हैं, जिससे जरा यानी बुढ़ापा भी दूर हो जाता है, और व्याधियाँ तो दूर हो ही जाती हैं, उन्हें रसायन कहते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम रसायन चिकित्सा करते हैं, और भी बहुत सी चिकित्सा है इसमें, तो उन सब का हम प्रयोग करते हैं। तो जटिल रोग कोई जटिल नहीं होता, समझने का अंतर है कि हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से उस रोग को हम क्या समझ पा रहे हैं, उसके ऊपर महत्व है। बिल्कुल सर, समझने और नज़रिए का ही फ़र्क है कि आयुर्वेद को हम कितना समझ पा रहे हैं। क्योंकि लोगों को भ्रांतियां हैं कि जैसे दूसरी पद्धतियों में, जैसे होम्योपैथी में बात करें या एलोपैथी में बात करें, तो जांच करके डॉक्टर दवाइयां देते हैं, जबकि आयुर्वेद में कोई जांच नहीं होती। ऐसी भ्रांतियां प्रचलित हैं। ठीक कहा है ब्रह्म जी आपने। जांच की ये बात है कि जांच एलोपैथी नहीं है। जितनी जांच के यंत्र बनाए गए हैं ये इंजीनियर्स ने बनाए, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाए, चाहे उनसे संपर्क करके बनाए हो, पर बनाए सब उन्होंने हैं। उसका प्रयोग केवल एलोपैथी वाले लेते थे अब तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो तो कोई भी जांच औषधि नहीं है, जांच दवा नहीं है। जांच सिर्फ जानने का एक तरीका है कि उस आदमी में बीमारी क्या है, उसकी गहराई तक। पहले आयुर्वेद में नाड़ी देखते थे, अब उतने विशेषज्ञ नहीं रहे। पहले और भी तरीके थे, हम कहते थे आप तो पुरुष हैं, वो सब कुछ जान लेते हैं नाड़ी के द्वारा, या वैसे भी जान लेते हैं। तो लेकिन अब तो नहीं रहे। तो ये जितनी जांच है, अब सब एलोपैथी वाले भी काम ले रहे हैं, आयुर्वेद भी काम ले रहा है, होम्योपैथी भी काम ले रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी कर रहे हैं, जितने चिकित्सक हैं सब काम में ले रहे हैं। तो वो सिर्फ एक जानने का तरीका है कि बीमारी क्या है, तो उसको कोई भी जान सकता है। हम भी देखते हैं उन जांचों को और उसके आधार पर चिकित्सा भी करते हैं। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जांच अलग अलग जांच हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब जांचें अब आयुर्वेद के साथ जुड़ चुकी हैं। सब जितने कॉलेजेज हैं हमको पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद वालों को पढ़ाया जाता है, सारी जांच के बारे में बताया जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जब बीमार होते हैं या शरीर में कोई रोग हमें सताता है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अधिकतर लक्षण तो डॉक्टर को हम खुद ही बताते हैं। नहीं, बिल्कुल। आयुर्वेद में लिखा है दर्शन स्पर्शन प्रशन, यानी मरीज को देख के उसका पता करो रोग को। स्पर्शन यानी स्पर्श करके, जैसे नाड़ी वगैरह देखते हैं, बुखार है तो देखते हैं कितनी है, और थर्मामीटर से भी देखते हैं, और प्रश्न द्वारा। तो ये आयुर्वेद में लिखा है दर्शन स्पर्शन प्रश्न, इनके द्वारा जांच करें और फिर उसकी चिकित्सा करें। तो देखिए श्रोताओं, आज हमारी चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष विमल जी, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, और आज हम अति गंभीर विषय पर यानी आयुर्वेद विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है और आयुर्वेद में क्या कुछ छुपा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर, आयुर्वेद दवाएं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन अगर गलत तरीके या बिना चिकित्सक की सलाह पर लें तो क्या किसी तरह का कोई नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल। देखो कितना ही बड़ा हथियार हो, चलाने वाले को नहीं आता है तो वो खुद को भी नुकसान कर सकता है।
ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि बिना चिकित्सक की सलाह के औषधियाँ तो न लें, ये आवश्यक है। क्योंकि आप रोटी भी एक रोटी फालतू खा लीजिए, शाम तक आपको नहीं पचेगी, आपको दिक्कत होती रहेगी, वो तो सामान्य खाने की चीज़ है। तो औषधि तो काम करेगी ही, क्योंकि औषधि की पावर ज़्यादा होती है। इसलिए हमें कोई भी दवाई, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, हालांकि आयुर्वेद निरापद है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पूछ कर ही, चिकित्सक से सलाह लेके ही कोई भी औषधि लेनी चाहिए। अभी जैसे आपने बताया कि आप विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर भी रहे हैं, तो हमारे जो युवा हैं वो अगर इसमें अपनी कैरियर की संभावनाएं तलाशें आयुर्वेद में, तो इसमें किस तरह की संभावनाएं हैं? क्या रिसर्च कहती हैं? जैसे रिसर्च है, पंचकर्म थेरेपी है या वेलनेस इंडस्ट्री है, किस तरह से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं आयुर्वेद में? देखो, आयुर्वेद में मैं तो कहता हूँ नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आदमी आयुर्वेद को अच्छी तरह से पढ़ लेता है और आयुर्वेद के अनुसार काम करता है तो उस चिकित्सक को किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं। इतनी अपार संभावनाएं हैं आयुर्वेद में। अभी तो आयुर्वेद का दोहन 1% भी नहीं हुआ है। इतनी भारी आयुर्वेद में संभावनाएं हैं, जबरदस्त क्षमताएं। एक रामदेव जी देखिए, पतंजलि की स्थापना की थी, आज कहाँ पहुँच रहा है? उसके सामने सब एलोपैथिक दवाएं फेल हो रही हैं। डाबर हैं, वैद्यनाथ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और कहाँ पहुँच रही हैं? एक चीज़ भी आपने ले ली, जैसे क्रैक क्रीम आती है एड़ी फटने पर, आयुर्वेद का एक नुस्खा है छोटा सा, करोड़ों अरबों रुपए कमा दिए। तो आप एक एक चीज़ को भी लेंगे तो आप जाने कहाँ पहुँच जाएंगे। आज भी आयुर्वेद की बहुत सी चीज़ें फेमस हो रही हैं, एक एक चीज़ फेमस हो रही है, और उन पर अरबों अरबों रुपए कमाए लोगों ने। यानी कि आयुर्वेद एक गूढ़ विषय है जिसे पढ़ना जरूरी है और समझना जरूरी है। सर, जैसा कि आयुर्वेद का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारा जो वेद है उस पर भी जिक्र आता है, और उसमें ये जिक्र आता है कि आयुर्वेद से शल्य चिकित्सा पद्धति भी थी और ये शल्य क्रिया भी संभव है। बिल्कुल, शल्य क्रिया आयुर्वेद से ही निकली है। जो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है तो वो आयुर्वेद का ही अंग है, और उसमें जितने भी आजकल आधुनिक औजार हैं सब उसके अनुसार बने हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते आयुर्वेद जो इंग्लैंड में गई है, यहाँ से जो पश्चिम में गई है शल्य चिकित्सा, वो इंडिया से ही गई है और आयुर्वेद से ही ले गए हैं लोग, और इसके प्रमाण भी हैं जगह जगह। हिपोक्रेटिस थे, वो यहीं से सीख के गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद से अलग हैं। एलोपैथी की जो शल्य क्रिया है वो आयुर्वेद से ही निकली है। बहुत सी चीज़ें जो आयुर्वेद से निकली है, फिर कुछ चीज़ें तो उन्होंने अपने नाम से करवा ली। तो जैसे ये गंभीर रोगों की हम बात करें, जैसे हृदय रोग है या फिर कैंसर है, इस तरह के रोगों का भी आयुर्वेद के अंदर इलाज संभव है? बिल्कुल इलाज संभव है, बहुत सरल ढंग से इलाज संभव है। बहुत अच्छी अच्छी चिकित्साएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे, उस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। जो भी राज्य करते हैं देश के ऊपर, वो अपनी चिकित्सा पद्धति को, जब मुसलमानों का राजा है तो हकीमों की चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया, जब अंग्रेजों का राजा है तो उन्होंने एलोपैथी को आगे बढ़ाया, जब तो एलोपैथी बहुत पिछड़ रही थी। लेकिन जो ही देश स्वतंत्र हुआ तो आयुर्वेद के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया, उसी एलोपैथी के पीछे देश चलता रहा। तो आयुर्वेद में जो रिसर्च होना चाहिए था वो पर्याप्त रिसर्च नहीं हो पाया। रिसर्च के तरीके आज भी एलोपैथी के हिसाब से ही बना रखे हैं, आयुर्वेद के हिसाब से कोई रिसर्च नहीं है। तो जब तक ये पद्धतियाँ नहीं सुधरेंगी, जो रिसर्च की पद्धति आयुर्वेद के अनुसार, आप कहते हैं चूहे पे करो, फिर बिल्ली पे करो, फिर ऐसे जानवरों पे करो, आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हजारों साल से औषधियाँ चल रही हैं उनको भी कहते हैं कुत्ते बिल्ली। अब मान लो कोई आंवला है, कुत्ते को कैसे खिलाओगे आप, चूहे को कैसे खिलाओगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के लगाना पड़ेगा। तो जो पद्धतियाँ हैं वो रिसर्च की एलोपैथी के हिसाब से बनी हुई हैं, और जितने नियम है चिकित्सा के सिद्धांत हैं वो एलोपैथी के हिसाब से बने। जैसे कोई महामारी आ गई, अब उस महामारी, जैसे कोरोना आया था, अब आयुर्वेद वालों को तो अधिकार ही नहीं था आपको उसका इलाज करें, जबकि एलोपैथी में भी कोई दवाई नहीं थी किसी के पास, सब प्रयोग कर करके देख रहे थे, पर आयुर्वेद वाले प्रयोग नहीं कर सकते थे। रिसर्च के तरीके आयुर्वेद के अनुसार ही डेवलप होने चाहिए। इसके लिए एक विंग बनानी चाहिए, वो काम करें कि कैसे करें, तब इसका विकास होगा। अपार संभावना है आयुर्वेद में। पहले लड़ाई होती थी, बिल्कुल हथियार चलते थे, किसी का हाथ कट गया सुबह तक जोड़ दिया, फिर लड़ रहे सुबह। तो वो देखो ना क्या स्थितियां थी। तो उनके पास कोई दवाइयां थी तभी तो ऐसा करते थे। तो उन सब पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। यानी आपकी बात को अगर कंप्लीट करूं तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम अंग्रेजी दास्ता से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हैं। बिल्कुल।
सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आयुर्वेद में अपार संभावनाएं हैं और हमारे युवा अगर आयुर्वेद का गहन अध्ययन करें तो वो अलग अलग दवा पर अलग अलग जो प्रकृति ने हमें सौगातें दी हैं उस पर रिसर्च करके और हम कुछ नया कर सकते हैं आयुर्वेद में भी। सर, ये कहा जाता है कि आयुर्वेद में इलाज तो है लेकिन काफ़ी लंबा चलता है, प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। देखो, नया इलाज, बुखार चढ़ गया आपको और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन से बुखार है, तो आप एकदम से बुखार उतार दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन बुखार है 6 महीने से, तो उसको निकालने के लिए बहुत ही कम मात्रा की दवाई, बहुत ही धीरे दवाई काम करने वाली है, वो काम में लेने लें। चाहे एलोपैथी लें चाहे आयुर्वेद लें, दोनों के साथ एक ही बात है। तो जो क्रोनिक पेशेंट आते हैं, पुराने पेशेंट आते हैं किसी भी बीमारी को, उसमें धीरे काम करने वाली दवाई चाहिए। और जो एक्यूट एकदम से तेज कुछ बीमार होगा तो उसमें तेज काम करने वाली दवाई चाहिए, तुरंत ठीक करने वाली चाहिए। तो आयुर्वेद में दोनों तरह की दवाइयाँ ही हैं। लेकिन ये भ्रांति फैला दी कि आयुर्वेद धीरे काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद में आप क्रोनिक पेशेंट जाता है, इसलिए भ्रांतियाँ पैदा हुई है। यानी सारा खेल संयम का है, आहार विहार और संयम। अगर हम संयम रख करके चलें, समय पर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो हम न केवल अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं बल्कि बेहतर इलाज को भी पा सकते हैं। और कहते हैं कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है और वर्तमान में इसकी उपयोगिता और स्वीकार्यता जो है वो लगातार बढ़ रही है। यदि सही तरीके से अपनाया जाए तो केवल जटिल रोगों से राहत नहीं मिल सकती बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो सर, आज आकाशवाणी स्टूडियो में आप पधारे और हमारे श्रोताओं के साथ आपने सारगर्भित जानकारी साझा की। बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को सुना। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9।